हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे 9वां पाठ प्रजनन। प्रजनन अध्याय 9। ठीक है। अब है जंतुओं में प्रजनन क्या है, यानी कि जंतु है वो अपना वंश कैसे बढ़ाते हैं आगे। यानी कि जंतुओं में अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति, यानी कि जंतु अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसको प्रजनन कहते हैं। ठीक है। जंतुओं में अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। यानी कि अपने समान जंतु अपने समान ही अपने नए जीवों को उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। ठीक है। अरे क्या फालतू बातें कर रहा है यार, पढ़ ले चुपचाप, क्या फालतू कमेंट कर रहा है। ब्लॉक कर दूंगा अभी, 2 मिनट रुक जा। और फिर है दूसरा, लैंगिक जनन। किसे कहते हैं, कोई बता सकता है लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने समान इसमें 2 लोगों की जरूरत होती है, यानी कि नर और मादा 2 युग्मक मिलते हैं, फिर दोनों का मिलन होके, अरे ऐसे मिलन नहीं, मिलन मतलब समझो यार तुम लोग, यानी कि इसमें नर और मादा युग्मक मिलकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसमें नर और मादा युग्मक मिलकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं, ये लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। ये लिखो, तब तक मैं 2 मिनट रेस्ट कर लूं। ठीक है बच्चों, लिख लिया? अब प्रजनन पढ़ लिया, लैंगिक पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, यानी कि तीसरा अलैंगिक जनन। किसे कहते हैं? यानी कि जिसमें नए जीवों की उत्पत्ति एक जीव द्वारा ही होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि जिसमें जनन की आवश्यकता नहीं होती, एक में ही होती है, दोनों नर और मादा दोनों एक में ही होता है। जिसमें एक जीव द्वारा नए जीव की उत्पत्ति क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन।
ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं चौथा, निषेचन क्या है। कोई बता सकता है निषेचन क्या है? निषेचन यानी कि नर और मादा युग्मक के मिलने की जो प्रक्रिया है वो निषेचन कहलाती है। ठीक है, यानी कि नर और मादा युग्मकों के मिलने की जो प्रक्रिया है उसे निषेचन कहते हैं। प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। चलो साथ में एक और देख लो कि मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है। पांचवा, मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ये तो पता होगा तुम लोगों को, कहाँ होता है? हाँ, गर्भाशय में। गर्भाशय में, ठीक है, जल्दी लिखो। लिख लिया? मिटा दूं? अब पाठ पढ़ते हैं 10। किशोरावस्था तक पहुंचने की अवस्था। यानी पहला क्वेश्चन है इसमें कि किशोरावस्था क्या है? कोई बता सकता है किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था वह है जो बचपन से लेकर, जब से जन्म लिया तब से लेकर वयस्क होने तक की जो हमारी आयु है, एज है, उसको किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, बचपन से लेकर वयस्क होने तक का समय या आयु क्या कहलाती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, और अब दूसरा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में पहुंचने के बाद या किशोरावस्था तक पहुंचने पर कौन से हार्मोन की वृद्धि होती है? वृद्धि होती है। किसकी होती है? टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा कौन सा है? कौन सा? टेस्टोस्टेरोन तो हो गया। दूसरा
एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, दो ये हो गए। किशोरावस्था तक पहुंचने में कौन सा हार्मोन की वृद्धि होती है? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था बचपन से लेकर वयस्क होने तक की जो प्रक्रिया है, समय है, आयु है, उसको किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, जल्दी लिखो। लिख लिया? कितने हो गए? 2। तीसरा, हार्मोन क्या है? यानी कि हमारे शरीर में बनने वाले रासायनिक पदार्थ जो कार्य को नियंत्रित करते हैं। तो किसको नियंत्रित करते हैं? कार्य को, जो कार्य को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब चौथा है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? कोई बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूं। यानी कि पहला तो है आवाज बदलना, और दाढ़ी मूंछ आना। अरे एक लड़का कमेंट कर रहा है कि सर लड़कियों के भी आती है क्या? अरे कमीने, थोड़ी शर्म कर ले। लड़कियों की कहां से आएगी? तू लड़की है क्या? दाढ़ी मूंछ आती है लड़कों के। और कभी कभार हार्मोन की जो कमी हो जाती है ना, उसके कारण कभी कभार एक दो अपवाद मिल जाते हैं, नमूने मिल जाते हैं कि भाई दाढ़ी आ गई। बाकी ज्यादा नहीं आती, थोड़ी आती है। बाकी बॉयज के ज्यादा आती है। ठीक है, आवाज बदलना और दाढ़ी मूंछ आना। और फिर है स्तनों का विकास। स्तनों का विकास। ठीक है, जल्दी लिखो। अब इसी में पढ़ लो एक क्वेश्चन और है, संतुलित आहार क्यों जरूरी है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। यानी कि अगर संतुलित आहार क्यों जरूरी है, यानी कि हमारे लिए संतुलित यानी शुद्ध अच्छा भोजन क्यों जरूरी है? आहार यानी भोजन। अब शारीरिक और मानसिक, यानी कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे और मन जो है वो अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, कोई हमें बीमारी ना हो, या कोई अदर एक्टिविटी हमारे शरीर को ना हो, हम
कमजोर ना हो, इसलिए हम संतुलित आहार यानी कि अच्छा भोजन करते हैं। ठीक है। लिख लिया बच्चों? मिटा दूं? चलो ऊपर से मिटा देता हूं, तब तक नीचे वाला लिख लो अगर नहीं लिखा तो। अब पढ़ते हैं 11वां। कौन सा है? बल और दाब, यानी कि बल। बल क्या है? किसी को पता है बल क्या है? बताओ। एक कह रहा कि सर बल उसे कहते हैं जिसे कोई धक्का दे दिया। सही है, चलो। दूसरा बोल रहा है कि सर किसी वस्तु पे हम भार दिया, हमने धक्का दिया उसको, तो उस पे जो बल लगा है, धक्का लगा है, वो बल है। सही है, चलो देखते हैं। यानी कि बल, ये एक गेंद है, ठीक है। अब मैंने इसको यहां से धक्का दिया, ठीक है। क्या दिया? धक्का दिया। तो ये वस्तु यहां है अभी, तो यहां से इधर आ गई। मैंने जो इस पर, मतलब चलो इसको मैं थोड़ा ये ऐसे कर देता हूं कि भाई ये जो है ना, ये वस्तु यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये जो मैंने धक्का दिया, वो धक्का लगाना वहां पर पहुंच गई। तो वहां पर जैसे ही पहुंची तो मैंने क्या किया? यहाँ पे धक्का दिया, धक्का दिया और बल लगाया। और बल को ही हम धक्का लगाने यानी बल कहते हैं, खींचना या धक्का देना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खींचूं तो भी वो बल लग रहा है इधर मेरी तरफ, ठीक है। धक्का या खींच को ही बल कहते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ही बल है। बल क्या है? बल क्या है? यानी कि धक्का या खींच को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है बल के प्रभाव। बल के क्या प्रभाव है? बताओ। बल के प्रभाव क्या है? बताओ। यानी कि बल वस्तु की गति, वस्तु की गति और आकृति और दिशा तीनों बदल सकती है। यानी कि बल, ये देखो ये वस्तु है, मान लो मैंने इधर से धक्का दिया तो इसकी दिशा बदल गई। पहले इधर थी, अब इसको इधर धक्का दिया तो यहाँ इधर होगी, दिशा इधर होगी। अब इसको मैंने थोड़ा धक्का दिया दीवार के सामने तो इसकी आकृति भी चेंज हो गई। और इसको मैंने सीधा गति के लिए लुढ़ा दिया, ऐसे ऐसे लुढ़का दिया तो ये आगे जाएगी, आगे जाते ही वो उसकी गति लुढ़न गति हो जाएगी, ठीक है। चलो ये इतना लिखो।
लिख लिया? अब तीसरा प्रश्न, दाब किसे कहते हैं? दाब किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? दाब, दाब क्या है? बताओ क्या है दाब? किसी एक क्षेत्र में लगा हुआ बल। बिल्कुल, लगभग सही है। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब। ठीक है। अब क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, तरल दाब क्यों लगाते हैं? यानी कि तरल जो है, पानी समझ लो, वो दाब क्यों लगाता है? यानी कि क्योंकि तरल अपने भार के कारण बल लगाता है। ठीक है। यानी कि तरल जो है वो अपने भार के कारण बल लगाता है, दाब लगाता है। ठीक है। बल, ये दाब लिख लो, कारण दाब लगाता है। ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन और, यानी कि नुकीली चीज जल्दी क्यों चुभती है? यानी कि नुकीली जो चीज है वो क्यों जल्दी चुभती है? यानी कि वो, मान लो सुई का क्षेत्रफल कम होने के कारण, क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब अधिक लगता है। दाब अधिक लगता है। ठीक है। यानी कि देखो, सुई, मान लो ये सुई है समझ लो, तो मैं यहाँ के अगर चुभाया तो इसका जो है ये क्षेत्रफल वो कम है, पतला एकदम बहुत कम है, तो इस पे दाब लगाएंगे तो वो जल्दी चुभेगा। समझ में आ गया सबको? चलो ये लिखो जल्दी। लिख लिया? चलो 12 पाठ घर्षण पढ़ते हैं। 12 घर्षण। अब एक बात बताओ, घर्षण है क्या? घर्षण जैसे कि दो सतह हैं, ये और ये, ठीक है, इनका जो संपर्क है, संपर्क बिंदु, ये इनका दोनों जो संपर्क है, संपर्क में गति, मान लो कोई वस्तु है, इन दोनों का विरोध, इसकी गति का विरोध कर रहा है ये संपर्क,
संपर्क होने पर गति का विरोध करने वाला बल, यानी कि गति चल रही है वस्तु में और इसका विरोध करने वाला जो बल लगाया जाता है उसको घर्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो हम ऊपर तो गाड़ी चलती रहती है पहिए और नीचे वस्तु, ये सड़क, सड़क अपने को चलती रहती है, सतह दो हो गई, फिर हम ब्रेक लगाते हैं तो धीरे धीरे पहिए चलते रहते हैं और वो बल लगाते हैं। बल कौन सा? ब्रेक। समझ में आ गया? अरे तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे क्या डांस कर रहे हो सर, कुछ भी। चलो अब इतना बहुत है, क्योंकि आगे और भी क्लास लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, अब है घर्षण क्या है। पहला, घर्षण क्या है? यानी कि दो सतहों का संपर्क में होने की स्थिति में किसी वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल। ठीक है, यानी कि घर्षण क्या है? दो वस्तुओं का, दो सतहों का संपर्क में होने की स्थिति में किसी वस्तु की गति का विरोध करने वाला जो बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, लगाया जाता है, उसे घर्षण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी के पास इसी का एक उत्तर देख लो और कि भाई घर्षण, सॉरी, हाँ, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? तीन। यानी कि देखो, पहला तो स्टैटिक, यानी कि एक ही स्थिति में चल रहा है, और फिर एक गतिज, जो चेंज भी हो रहा है और कम भी हो रहा है, वो अलग अलग है, और फिर लुढ़कने वाला घर्षण, लुढ़कने वाला घर्षण। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जल्दी लिखो। लिख लिया? यानी कि तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न क्या था कि भाई घर्षण के फायदे, यानी कि चलना, घूमना और बाइक चलाना या मोटरसाइकिल चलाना में आसानी। ठीक है, अब इसके जो नुकसान है, यानी नुकसान क्या क्या है कि भाई अगर घर्षण ना है तो हम चल थोड़ा मुश्किल से पाएंगे, क्योंकि घर्षण पे रुकना करना वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
अब इसकी जो हानि है वो कैसे है कि भाई इसकी हानि से ऊर्जा की हानि होगी, ऊर्जा की हानि, यानी कि इसमें हमें भी ऊर्जा चाहिए और हमारे गाड़ी वगैरह जो भी चलाते हैं उसको भी ऊर्जा चाहिए, और साथ ही इसमें घिसने यानी कि घिसना। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक के क्या घिसेंगे, टायर, और साथ में ब्रेक की जो बत्ती भी होती है, बत्ती बत्ती बोलते हैं, वो भी घिसती जाती है। ठीक है, तो इसने घिसने से ये हानि करता है, तो हानिकारक है। ठीक है, इसमें ऊर्जा की भी हानि होती है। ठीक है, ऊर्जा की भी हानि होती है। और घर्षण को कम कैसे करना है, घर्षण को कम कैसे करें, यानी कि घर्षण को अगर कम करना है तो इसको क्या करना है, चिकनाई देनी है। क्या देनी, चिकनाई, जिससे घर्षण कम लगे और बिल्कुल कम हो जाएगा घर्षण। ठीक है, चिकनाई से घर्षण कम हो जाता है। और क्या करेंगे, पहियों का यूज, यानी कि उससे थोड़ा घर्षण कम होगा। ठीक है, अब पाठ है 13वां, ध्वनि। पहला प्रश्न, ध्वनि क्या है? किसी वस्तु द्वारा किया गया कंपन, क्या कहलाता है, ध्वनि। ठीक है, और ध्वनि को किसकी आवश्यकता नहीं होती, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ध्वनि जो है वो बिना माध्यम के भी आ सकती है, जा सकती है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये एक बार जैसे कि कोई लोहे की वस्तु है, उस पे हम हथौड़े से मारते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, छन छन की। ठीक है, वैसे ही, और पायल पायल पहनते हैं, पायल बजती है तो वो भी छन छन आवाज आती है। तो ये ध्वनि के कुछ उदाहरण हैं। सॉरी, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ये निर्वात में नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती, यानी ध्वनि को किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। और किस में नहीं चल सकता, निर्वात में नहीं चल सकती ध्वनि। ठीक है,
अब है तीसरा, आयाम क्या दर्शाता है? यानी कि आयाम जो है क्या दर्शाता है? आयाम दर्शाता है तीव्रता, यानी कि कोई चीज जो है वो कितनी तेज गई, किस गति से गई, उसकी जो तीव्रता है वो गति है, वो तीव्रता है। ठीक है, ध्वनि को तीव्रता से मापते हैं, समझ में गया। और चौथा, यानी कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? यानी कि अत्यधिक और अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जो हमारे कानों के लिए बहुत अधिक है और अवांछित, यानी कि हमें हमारा मन नहीं कह रहा कि भाई इतनी बहुत है या ये बहुत ज्यादा है, तो ये जो अवांछित है, मन को नहीं चाह रही, और बहुत अधिक ध्वनि जो हमारे कानों तक जाती है, वो ध्वनि प्रदूषण है। बहुत ज्यादा, जैसे कि डीजे बजाना, वो ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। ठीक है, अब 14वां पाठ, विद्युत धारा के रासायनिक विद्युत धारा के रासायनिक प्रयोग। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं विद्युत धारा के प्रयोग या प्रभाव। प्रभाव ही लिख लो। पहला प्रश्न, विद्युत धारा क्या है? यही है। सॉरी, विद्युत चालक क्या है? विद्युत चालक क्या है? यानी विद्युत चालक विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। यानी विद्युत चालक जो है वो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। ठीक है। दूसरा, विद्युत लेपन क्या है? विद्युत लेपन क्या है?
तो यहाँ पे किसी वस्तु पर धातु की परत चढ़ाना, पतली पर चढ़ाना। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब तीसरा प्रश्न ये है कि विद्युत अपघटन क्या है। यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। ठीक है, चौथा विद्युत लेपन क्या है, सॉरी विद्युत लेपन के फायदे, विद्युत लेपन के फायदे क्या है। ठीक है, यानी कि विद्युत लेपन के जो फायदे हैं वो क्या है, विद्युत लेपन के यानी धातु का अगर पर चढ़ाते हैं तो उससे जंग नहीं लगती, जंग से बचाव। और क्या होता है, सुंदर दिखता है, सुंदरता, और जंग से बचाव, सुंदरता, और चलो इतने लिख लो, दो बहुत है उदाहरण। यानी कि ऐसी धातु बताए जो विद्युत के चालक है, अच्छे विद्युत के अच्छे चालक धातु। यानी कि धातु कौन कौन सी है, विद्युत के अच्छे चालक धातु, तांबा और चांदी और सॉरी एल्यूमिनियम, हिंदी में लिख लो। एल्यूमिनियम। ठीक है, ये विद्युत के अच्छे चालक है, कौन कौन, तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम। ठीक है, जल्दी लिखो, फिर 15 पार्ट करते हैं। लिख लिया, 15 पार्ट कौन सा है, पर्यावरण, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। पहला प्रश्न है, वज्रपात क्या है। बादलों के बीच या धरती पर होने वाला विसर्जन वज्रपात कहलाता है। ठीक है, वज्रपात
कहलाता है। यानी कि वज्रपात क्या है? बादलों और बीच या बादलों के बीच या धरती पर होने वाला विसर्जन वज्रपात कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? दूसरा है भूकंप क्या है? भूकंप क्या है? कोई बता सकता है भूकंप क्या है? भूकंप यानी कि अचानक से पृथ्वी का हिलना। पृथ्वी अचानक से हिल गई। मान लो हम बैठे थे, थोड़ी देर बातें कर रहे थे फ्रेंड से, या अचानक क्लास में पढ़ रहे थे, अचानक से पृथ्वी हिली, या हमें महसूस हुआ कि भी हम थोड़े बहुत कोई आंधी तूफान है, जो भूकंप यानी कि पृथ्वी का थोड़ा बहुत हिलना। ठीक है, पृथ्वी का अचानक हिलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है, अब भूकंप को किसमें मापा जाता है? भूकंप को किसमें मापा जाता है? या भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? कोई बता सकता है? टेलिनोग्राफी? नहीं 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 नहीं, ये तो अलग ही बता रहा है कुछ। ये है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र, यानी कि इस यंत्र से मापा जाता है किसको? भूकंप को। ठीक है, अब देखो तड़ित चालक क्या है? तड़ित चालक का कार्य क्या है? यानी कि बिजली से इमारतों को गिरने से बचाना। ठीक है, यानी कि बिजली से जब बिजली गिरती है तो इमारत को कोई नुकसान ना हो, इसलिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है, जिससे इमारतें बच जाए। ठीक है, अब भूकंप से बचने का तरीका। भूकंप से बचने का तरीका। भूकंप से कैसे बच सकते हैं बताऊं? कोई बता सकता है? खुले स्थान में जाना। यानी कि भूकंप आ रहा है तो अपने को खुले स्थान में जाना है। ऐसे कि नहीं है कि भाई घर में बैठे रहो। भूकंप आए, आते ही लगे भूकंप आया तो घर से बाहर निकल जाओ, खुले स्थान में जाओ। और अगर खुले स्थान है और अगर मेज है वहां पे तो मेज के नीचे बैठ जाओ। मजबूत मेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं हल्की हो। मजबूत मेज के नीचे बैठ जाओ। मजबूत मेज के नीचे बैठ जाओ। ठीक है, एक ये और दूसरा ये बचने का तरीका है। ठीक है, दो ये इतने लिखो। चलो आज अब विज्ञान खत्म करते हैं आज यहाँ पे।
मैंने 15 चैप्टर पूरे करवा दिए। सपोर्ट आप करो, धन्यवाद। सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो। और कोई भी सब्जेक्ट में आपको कमी लग रही है कि सर मेरे यहाँ पे कमी है, तो आप मेरे को कमेंट में बता दो, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी हालांकि मैं सभी टॉपिक पे या सभी विषय पे एक बार क्लास डालूंगा, तो यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, जिससे आपको सूचना मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।